मोहित, जरा इधर आ। मोहित की दादी ने उसे पुकारा। दादी की आवाज सुनकर मोहित दौड़कर उनके पास गया। हाँ दादी जी, क्या बात है? दादी ने कहा, अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, जरा ढूंढ दे। यह सुनकर मोहित बोला। दादी, चश्मे का क्या करूंगी? दादी ने अपना फटा हुआ ब्लाउज दिखाते हुए कहा, बेटा, यह देख कितना फट गया है, इसे सिलना है और बिना चश्मे के साफ दिख नहीं रहा। दादी हाथ में फटा हुआ ब्लाउज लिए बैठी थी। मोहित ने अपनी दादी से कहा, दादी, यह तो बहुत पुराना है, यह तो घिस घिस कर फट गया है। इसे छोड़ो, मैं मम्मी से कह दूंगा, वे आपको नया सिलवा कर दे देंगी। दादी की आंखों में एक उदासी सी छा गई। वो बोली, नहीं बेटा, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, नहीं तो मुझे 10 बातें सुना देगी। मैं इसी से काम चला लूंगी, तो बस चश्मा ढूंढ के ला दे। मोहित चुपचाप चश्मा ढूंढने लगा। पीछे की खिड़की में चश्मे की डिब्बी मिल गई, जो कि पर्दे के पीछे छिप गई थी। मोहित ने चश्मा दादी को दिया और वो सुई में धागा डालकर फटे हुए ब्लाउज को सिलने लगी। मोहित को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी हर महीने एक नई साड़ी खरीदती हैं, जब मन चाहे नए गहने खरीदती हैं, और दादी फटे कपड़े में थेकली लगाकर काम चला रही हैं। शाम को जब मोहित के पापा राकेश आए, तो उसने पापा को सारी बात बताई। पापा, दादी के पास एक भी नई साड़ी या ब्लाउज नहीं है। वो अपने पुराने ब्लाउज को सिल रही थीं। पहले भी कई बार सिल चुकी हैं, लेकिन वह कहीं न कहीं से फट जाता है। आप उन्हें नई साड़ी ब्लाउज दिलवा दीजिए ना। मम्मी के पास इतनी सारी नई साड़ियाँ हैं, फिर भी मम्मी शॉपिंग करती रहती है। दादी के पास जब देखो वही पुरानी फटी साड़ी। मम्मी के लिए तो आपके पास पैसे हैं, तो क्या दादी के लिए आपके पास पैसे नहीं? राकेश जी ने अपनी पत्नी सुधा से बात की। सुनो, माँ के लिए एक साड़ी ब्लाउज ला देना। मोहित ने उन्हें फटे कपड़े सिलते देखा है। सुधा गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो जानबूझकर बच्चे को दिखाने के लिए ये सब करती हैं कि देखो मुझे कितना परेशान किया जा रहा है। तुम्हारा मन करे तो पूरा घर लुटा दो उन पर, मुझे क्या मतलब। राकेश ने बोला, अरे तुम तो बात बात में नाराज हो जाती हो। एक साड़ी ब्लाउज में क्या हो जाएगा? वैसे भी अगर फटा ब्लाउज पहनकर वो किसी के सामने आ गई तो हमारी ही बेइज्जती होगी, किसी और की नहीं। समझो बात को। अगले दिन राकेश अपनी माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा ले आया और अपनी माँ का पुराना ब्लाउज लेकर दर्जी को सिलने के लिए दे आया। 2 दिन बाद मोहित के हाथ से साड़ी ब्लाउज माँ के कमरे में भिजवा दिया। मोहित खुशी खुशी दादी को कपड़े देने पहुंच गया। दादी को इसकी कोई खुशी नहीं थी। वो बोली, कितना अच्छा होता अगर मेरा बेटा या बहू कोई इसे अपने हाथों से देता। यहाँ घर के नौकरों को भी अपने हाथ से कपड़े और इनाम देते हैं। मोहित बोला, कोई बात नहीं दादी, मैं तो लाया हूँ आपके लिए। आप इसे पहन कर दिखाओ। मैं पापा का मोबाइल लाकर आपकी एक फोटो लेता हूँ। आप इसमें बहुत सुंदर दिखोगी। दादी ने साड़ी निकाली तो देखा वह एक सस्ती सी सूती साड़ी थी। एक बार तो उनका मन किया कि इसे वापस कर दे, लेकिन अपने 8 साल के पोते के चेहरे पर जो खुशी थी, उसकी खातिर उन्होंने वो लेकर रख ली। मोहित जिद करने लगा, दादी पहनकर दिखाओ ना। अभी नहीं बेटा, कल नहाकर पहनूंगी। नया कपड़ा नहाकर पहनना चाहिए, और मैंने तो आज स्नान भी नहीं किया है।
तो मैं इसे कल नहा के पक्का पहनूंगी। ठीक है, चल अभी थोड़ी देर खेल ले, फिर आराम करना। मोहित कुछ देर दादी के पास ही खेलता रहा और थोड़ी देर बाद उनके पास ही सो गया। कुछ देर में सुधा मोहित को लेने आई। माँ जी, इस बार तो ये आपके लिए साड़ी ले आए, लेकिन आगे से कोई फरमाइश मत करना, हम आपको रख रहे हैं, यही काफी है। इतनी साड़ियाँ पड़ी है, फिर भी आपको नई साड़ी चाहिए? ऊपर से हमारे छोटे से बच्चे के सामने पता नहीं क्या नाटक करती रहती है, जैसे हम आपको कितना ही दुखी करते होंगे। इतना ध्यान रखते हैं मेरे पति आपका, फिर भी आपको एक अबला नारी बनना है। आज के बाद मेरे बच्चे के सामने ये नौटंकी मत करना। पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती है मेरे बच्चे को। बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तुमसे कोई साड़ी नहीं मांगी थी। ले जाओ अपनी साड़ी, मैं जैसे तैसे काम चला लूंगी। मेरे पास पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं उन्हें ही पहन लूंगी। इस बात को सुनकर सुधा को और गुस्सा आ गया। पहले तो आप नाटक करती हैं, अब नखरे दिखा रही हैं। अब ये साड़ी वापस ले जाऊंगी तो घर में क्लेश हो जाएगा। आप ही रखिए इसे। सुधा के जाने के बाद दादी रोने लगी। एक समय था जब उनके पति मोहित के दादा जिंदा थे। तब हमेशा बनारसी साड़ी पहनती थी, सज संवर कर रहती थी। घर का सारा काम नौकर चाकर करते थे। उनके मरते ही सारा व्यापार राकेश के हाथों में चला गया। तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अगले दिन मोहित की जिद पर दादी ने नई साड़ी पहनी, जिसे पहनने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद दादी मोहित को लेकर मंदिर गई। वहां से दादी वापस आ रही थी, तभी उनकी बचपन की सहेली आभा मिल गई। कैसी है बहन? आज तो नई साड़ी में बड़ी अच्छी लग रही है। दादी आभा के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। मोहित पास ही में बच्चों के साथ खेल रहा था। दादी ने कल की सारी बात आभा को बता दी। मेरा अब उस घर में रहने का मन नहीं करता। अपने ही घर में पराये जैसा महसूस होता है। बहू और बेटा भी ढंग से बात नहीं करते, ना किसी चीज के लिए पूछते हैं। बस अपने पोते के लिए जैसे तैसे सब सहन कर लेती हूँ। आभा बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। दादी की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। तू तो बेकार में घर गृहस्थी में पड़ी है। इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है मेरे साथ चल। मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ, पूरे मान सम्मान के साथ। वहाँ सभी का आदर सम्मान होता है। हर महीने कोई न कोई आकर कपड़े, खाने का सामान, दवाइयाँ देकर चला जाता है। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। बात तो तेरी सही है, मेरा भी अब उस घर में रहने का मन नहीं है, पर क्या वो लोग मुझे रख लेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं बात कर लूंगी, तू कल आ जाना। जगह तो तूने देखी ही है। मोहित दादी की सारी बातें सुन रहा था और यह सुन उसे दुख हो रहा था। भले ही वह उम्र में छोटा था, पर वह बहुत ही समझदार बच्चा था जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। आभा जी के जाने के बाद वह बोला, दादी, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? बेटा, मैं यहीं पास ही में तो रहूंगी। जब तेरा मन करे अपने मम्मी पापा के साथ मुझसे मिलने आ जाना। और मेरी सहेली भी यही रहती है, तो मैं उसके साथ रह लूंगी। अगले दिन जब मोहित स्कूल गया तो दादी ने सुधा को बुलाया और सारी बात बता दी। मुझे आज मेरी बचपन की सहेली आभा मिली थी। वो यहीं पास के वृद्धाश्रम में रहती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी वहीं रहने चली जाऊं उसके साथ। सुधा मन ही मन यह सुनकर बहुत खुश हो रही थी।
मानो उसके सर से बला टली। सुधा बोली। जैसी आपकी इच्छा। दादी अपना सामान लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गई। दोपहर को जब मोहित आया तो अब वह दादी को उनके कमरे में ढूंढने लगा और आवाज देने लगा। दादी अपने कमरे में नहीं थी, तो उसने रसोई में जाकर अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, दादी कहाँ है? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तेरी दादी अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम में रहने गई है। अच्छा ही है। वैसे भी वो बस घर में बैठी रहती थी, कुछ काम तो करती थी नहीं। शाम को जब राकेश घर आया तो सुधा ने उसे सारी बात बता दी, लेकिन मां के जाने से उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोहित बहुत उदास रहने लगा। कई दिन बीत गए। मोहित ना ढंग से खाना खाता था, न खेलता था, बस दादी के कमरे में लेटा रहता और दादी को याद किया करता था। एक दिन वह दादी से मिलने की जिद करने लगा। हार कर राकेश और सुधा मोहित को लेकर दादी से मिलने पहुंचे। दादी से मिलकर मोहित बहुत खुश हुआ। फिर वह दादी के साथ मैनेजर के कमरे में गया। राकेश और सुधा भी पीछे पीछे पहुंच गए। वह मैनेजर से बोला, क्या मैं भी यहाँ अपनी दादी के साथ रह सकता हूँ? मैनेजर बोला, नहीं बेटा, यहाँ वही रहते हैं जिन्हें उनके घर वाले निकाल देते हैं। आपको यहाँ क्यों रहना है? आपके तो माता पिता है। तो फिर आप मेरे मम्मी पापा को रख लीजिए। दादी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी बड़े होकर मैं इन्हें घर से निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरी दादी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और ये दादी को परेशान भी करते हैं। मुझे मेरी दादी चाहिए। ये सुनकर राकेश और सुधा को गहरा धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। राकेश हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूं। हमने आपका कभी ध्यान नहीं रखा, आपके साथ परायों जैसा व्यवहार किया। इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे। जिसने घर की नींव रखी थी उसी को बेघर तर कर दिया और वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दिया। कैसा अभागा बेटा हूं मैं। मां के होते हुए भी मां की कदर नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अगर आज मेरा बेटा हमारी आंखें न खोलता तो हमें हमारी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। सुधा भी अपनी सास से माफी मांगने लगी और सिसक सिसक कर रोने लगी। राकेश अपनी माँ को घर ले आया। मोहित ये सब देखकर बहुत खुश रहने लगा। अब जाकर इतने दिनों के बाद उसे अपनी दादी की गोद में सुकून मिला। सुधा भी अब उनकी जी जान से सेवा करने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी बच्चों की मासूम बातें वो सच्चाई दिखा देती हैं, जिसे बड़े समझकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। जिन माता पिता ने हमें चलना सिखाया, अगर हम उन्हें ही अकेला छोड़ दें तो ये सिर्फ उनकी नहीं, हमारी हार होती है। क्योंकि वक्त घूमकर जरूर आता है और जो हम आज बोते हैं वही कल हमारे सामने आता है। इसलिए रिश्तों की कदर करें। आज जो तुम अपने माता पिता के साथ करोगे, कल वही तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखेंगे। रिश्ते बोझ नहीं होते, हमारी पहचान होते हैं। इसलिए देर होने से पहले समझ जाओ, क्योंकि जब एहसास होता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल परी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।